वह पिछले आधे घंटे से इधर-उधर घूमते उसका इंतज़ार कर रही थी और फिर उसे दूर से आता देख उसका गुस्सा सवानीस पर पहुँच गया। हेलो, कैसी हो चूंटी? वह चाबी हवा में लहराता लापरवाह अंदाज में बोला। बुराक, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ? वह एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोली। हाय, आप और हमारा वेट, इतने अच्छे दिन कब से आ गए मेरे? वह सीने पर हाथ रखते शौक लहजे में बोला। बुराक, मेरा ना दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हें कत्ल कर दूँ। इतनी हसीन लड़की जेल में खड़ी अच्छी थोड़ी लगेगी यार। अच्छा यार, चलो चलते हैं, आइंदा नहीं होगा लेट। वह उसके गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखता अपनी हंसी छिपा गया और फिर वह दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। यार, कब तक ऐसे मुंह बना के बैठना है? अब तो मुंह ठीक कर लो यार, ऐसी शक्ल बना के बैठोगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। वह गाड़ी चलाते हुए अपने साथ बैठी मायनूर से बोला, जो कि गुस्से से भरा चेहरा लिए खामोशी से बैठी थी। अगर तुम पहले आ जाते तो अभी हम वहां पहुंच चुके होते और आधा काम भी हो चुका होता। यार, पहुंच तो गए हैं हम अभी भी, और काम भी हो जाएगा, बस कुछ पिक्चर्स ही तो लेनी है। उसका अंदाज अब समझाने वाला था। आइंदा लेट नहीं होना, वह उंगली सामने किए वार्न कर रही थी। जो हुक्म आपका। उसके अंदाजे फर्माबरदारी पर माहिनूर ने एक नज़र उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। शुक्र। उसको मुस्कुराता देखकर वह सुख के सांस लेते हुए दिल में ही बोला था। वह दोनों एक उजाड़ जगह पर पहुंचे जहां आसपास खुला मैदान और एक साइड पर चंद खेमे लगे हुए थे। वह दोनों यहाँ कुछ तस्वीरों के लिए आए थे। बुराक ने अभी कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने के बाद रुख बदला। वह मंजर इतना हसीन था कि वह कैमरा आंखों से हटाता मबहूत सा उसे देखने लगा, जहां वह बस्ती के कुछ बच्चों के साथ उछलने और खेलने में मसरूफ थी, जिसकी हंसी माहौल में एक अलग ही साज पैदा कर रही थी। बुराक ने कई लम्हे उसे यकटक देखने के बाद इधर उधर देखा, जहां आसपास कोई उसे नहीं देख रहा था, और वह दोबारा से उसे देखने लगा, जो दुनिया से बेखबर बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ थी। वह कैमरा आंखों के सामने रखते उसके हर एक एक लम्हे की तस्वीर लेने लगा। ले ली तुमने आसपास की तस्वीरें? बच्चों से फारिग होते हुए वह बुरा के पास आई थी। हाँ, ले ली। कैमरे का लेंस सेट करते हुए उसने जवाब दिया। अच्छा, मुझे भी दिखाओ कैसी ली है। नहीं, अभी नहीं, अभी घर चलते हैं। मैं तुम्हें एडिट करके कल यूनिवर्सिटी में दिखा दूंगा, फिर आगे का काम करेंगे। वह कैमरा साइड पर करते हुए उसे कह रहा था कि वह कहीं अपनी तस्वीर न देख ले। अच्छा ठीक है, फिर चलो चलते हैं घर। कहते हुए वह गाड़ी में बैठकर घर के रास्ते पर गामजन हो गए। घर के सभी मकीन लाउंज में बैठे ठंडी हवा के साथ गर्म चाय का मजा ले रहे थे। बाबा, ऑफिस का काम ऑफिस तक रखा करें, घर में इन ऑफिस वालों की कॉल रिसीव नहीं किया करें। मेहताब साहब के फोन कान से हटाते ही आयशे मुंह बनाते हुए बोली। अरे बेटा, हमारा भी यही मानना है, बस वह एक जरूरी कॉल आ गई थी तभी रिसीव करनी पड़ी। मेहताब साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का शिकवा दूर किया। आयशे की इस तरह मुंह बनाने पर सभी मकीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सज गई। अच्छा, अच्छा, बस अब इतने टेढ़े मुँह नहीं बनाओ, पता चले इसी तरह का बन जाए। बुराक हमेशा की तरह उसे तंग करने लगा। बाबा देखिए उसे, ये हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करता है। आप इसे यहाँ से लंदन भेज दें, वहीं जाकर बाकी की पढ़ाई करे। वह जितना चिढ़ती थी बुराक को उतना मज़ा आता था उसे तंग करने में। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ ना, तुम्हें भेज देते हैं लंदन, वहाँ जाकर अपनी वकालत करना। हाँ, अगर चली गई ना तब तुम्हें याद आएगी। ओहो! जिस दिन तुम यहाँ से जाओगी उस दिन मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बाँटूँगा। वह उसे मज़ीद छेड़ते हुए बोल रहा था, जबकि हकीकत तो यही थी कि उसकी बहन उसे जान से ज़्यादा अज़ीज़ थी। अच्छा, बस कर जाओ तुम दोनों। अब फिर से लड़ने लग गए। रिहाना बेगम ने हाथों से दोनों को चुप रहने का कहा और हँसते हुए अपने उन बच्चों को देखा, जो यूनिवर्सिटी में जाकर भी बच्चों की तरह लड़ते थे। हँसते-हँसते रिहाना बेगम के दिल में दर्द उठा। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए खड़ी हुई थी कि बैलेंस आउट होने की वज़ह से लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, जब ज़ाविया ने उन्हें थाम लिया। अम्मी, क्या हुआ, खैरियत? वह परेशानी की हालत में पूछने लगा और रिहाना बेगम वहीं बेहोश हो गईं। घर के सभी नफूस के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। वह सभी उनके इर्द गिर्द खड़े उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हालत देखते हुए जाविया ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और बिना टाइम जाया किए हॉस्पिटल पहुंच गया। आयशे, बच्चे रोते नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वह बुराक और आयशे के बीच में बैठी आयशे को अपने साथ लगाए खामोश करवा रही थी, जो कब से रोए जा रही थी। अपने दूसरे हाथ से उसने अपने साथ बैठे बुराक के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए उसे भी तसल्ली दे रही थी। मेहताब साहब सामने रखी बेंच पर परेशानी की हालत में बैठे थे। वहीं जावियार ऑपरेशन थिएटर से थोड़ा दूर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सभी नफूस अपनी अपनी परेशानी की इंतहा पर थे। क्या हुआ है रिहाना को? अस्पताल के कॉरिडोर से सफीना बेगम अपनी बेटी सवेरा के साथ तेजी से चलते हुए मेहताब साहब के पास आईं। वहीं सवेरा बिना किसी और की तरफ आए जावियार के साथ खड़ी हो गई। तुम टेंशन नहीं लो, आंटी ठीक हो जाएंगी। वह जावियार का हाथ पकड़े तसल्ली देने के लिए उसके करीब हुई। वहीं जावियार ने उसका हाथ झटका और एक सर्द निगाह उस पर डाली। जविश थोड़ी दूर से उसे जावियार के इतना करीब खड़े देखकर उठते हुए उसके पास आई। वह उन दोनों के बीच में खड़ी होते जावियार का हाथ अपने हाथों में लिए सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुई। शुक्रिया सवेरा, तुम्हारी तसल्ली के लिए, लेकिन अपने शौहर के पास मैं हूँ।
तो तुम्हें बिला वजह अपनी खिदमतें पेश करने की ज़रूरत नहीं। उसका लहज़ा ख़ासा जताने वाला था। वह ज़ावियार का हाथ पकड़े उसे बेंच पर ले आई, जहाँ बुराक और आयशे बैठे हुए थे। वह उन तीनों को बैठाती खुद साइड से एक स्टूल खींचकर उनके सामने बैठ गई और उन तीनों के हाथ को अपनी गोद में रखते हुए अपने हाथ से पकड़कर उन्हें आँखों से सब सब ठीक हो जाने का इशारा करती तसल्ली दे रही थी। जबकि मेहताब साहब की नज़र उस पर ही थी, जो किस तरह बड़ी भाभी होते हुए माँ की तरह उन्हें सँभाल रही थी। यह सोचे बिना कि वह तीनों जवान हैं, खुद को सँभाल सकते हैं, लेकिन वह जानती थी कि इस मौके पर मज़बूत इंसान भी टूट जाता है। डॉक्टर कैसी हैं मेरी अम्मी? ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते डॉक्टर को देखते आयशे जल्दी से डॉक्टर की तरफ गई। शी इज़ फाइन, इट वाज़ एन एंजाइना अटैक। वह अब बेहतर हैं काफ़ी। डॉक्टर हम उनसे कब मुलाकात कर सकते हैं? थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा, फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप उनसे फिर मिल सकते हैं, लेकिन आज रात उन्हें यहीं रहना होगा। वह अपने पेशेवराना अंदाज में बात कर रहे थे। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर के बताने के बाद अब उन सबके चेहरे पर सुकून वाज़ेह था। वह सभी रेहाना बेगम के वार्ड में बैठे हुए थे। रेहाना बेगम से बातें करने के बाद वह सभी मुतमईन हो चुके थे। आप लोगों में से एक यहाँ मरीज के साथ रुक जाए, बाकी सब वार्ड से बाहर आ जाएं। यहाँ अस्पताल की पॉलिसी के खिलाफ है, इतने लोग वार्ड में नहीं बैठ सकते। नर्स के कहने पर मेहताब साहब ने खुद वहाँ रात रुकने का फैसला किया। बुराक और जावियार के बार-बार कहने पर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को घर भेज दिया। वह चारों अपनी अम्मी की तबीयत देखने के बाद काफ़ी मुतमईन और सुकून से घर लौट आए। तुम दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? वह आयशे और बुराक को कहते हुए अपने रूम की तरफ चल दी। कमरे में दाखिल हुई जहाँ अंधेरा और खामोशी का राज था। ज़ावियर बेड के साइड पर पाँव नीचे किए सर हाथों में दिए बैठा था। वह चलते हुए उसकी साइड आकर उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो अम्मी ठीक है ना? वह कुछ कहती जब सावियार अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधते उससे लिपट गया। वह उसके अचानक लिपटने पर साकित सी खड़ी उसे देख रही थी। जविश थैंक्स। तुम्हें नहीं पता तुम अस्पताल में जब उन दोनों के पास बैठी थी उस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी। फिर जब तुम मेरे पास आई मुझे उस बेसुकून से लम्हात में एक सुकून का लम्हा नसीब हुआ था। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था आज। मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली और तुम सबसे ज़्यादा अजीज़ हो मुझे। मैं तुम दोनों को ही किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। खुद को कंपोज करते वह उसकी हालत समझते हुए उसके सर में हाथ फेरने लगी। तुमसे पहले मुझे कभी किसी लड़की की चाह नहीं हुई थी। उस दिन तुम्हें मॉल में देखने के बाद दिल ने दोबारा तुम्हें देखने की हसरत की। फिर तुम्हें फ्लैट में देखने के बाद मोहब्बत का एहसास दिल में जागा था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी मंगनी हुई है, लेकिन तुम्हें किसी और के लिए रोता देख दिल में एक टीस सी उठी थी। मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से छुपाकर खुद में रखना चाहता हूँ। तुम मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो। मुझे नहीं पता मैं कब इश्क की इतनी मंजिल तय कर आया। बस इतना जानता हूँ कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसके चलते हाथ रुके थे। वह दम बखुद सी खड़ी उसके मुँह से अपने लिए इस तरह इकरार मोहब्बत सुन रही थी। उसे समझ न आया वह क्या कहे। वह खामोशी से उसी तरह उसके साथ खड़ी रही। कई लम्हे खामोशी में बीत गए। वह उसी तरह उससे मज़बूती से लिपटा रहा, जैसे अगर वह हल्का-सा छोड़े तो वह बहुत दूर चली जाएगी। ज़ावियार, धीरे से कहते वह उससे खुद से दूर करने लगी। सर पीछे किए वह सर उठाकर उसे देखने लगा। वह एक नज़र उसकी नीली आँखों को देखने के बाद नज़रें चुराती बेड की दूसरी जानिब आ गई, जबकि वह अफ़सोस करते पहले की तरह बैठा रहा। सुनो, उसकी पुश्त को देखते वह बमुश्किल अपने मुँह से लफ़्ज़ निकाल पाई, जबकि उसकी आवाज़ पर वह पीछे पलटा, जहाँ वह एक हाथ से उसे अपने दूसरे बाजू पर लेटने का इशारा कर रही थी। वह सीधा होता हुआ उसके साथ लेट गया, जबकि ज़विश खुद को कंपोज़ करती उसकी हालत समझते उसके बालों में अपनी उँगलियाँ दोबारा से फेरने लगी, जिससे वह थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में था। कमरे की मायनी खेज खामोशी में ज़विश को अपनी तेज़ चलती धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह अपनी बेतरतीब सांसों को तरतीब देने लगी। दिमाग में कई सोचें एक साथ आ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह उन्हीं सोचों को सोचते हुए कब नींद की वादियों में उतरी उसे इल्म न हुआ। भाभी अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। आयशा खुशदिली से कहते हुए किचन में खड़ी ज़विश के पास खड़ी हो गई, जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। वालेकुम सलाम, सुबह बख़ैर। नाश्ता बन गया क्या? वह नाश्ते को देखते हुए पूछने लगी। हाँ, बन गया है। तुम जाओ मैं लगाती हूँ। और बुराक उठ गया क्या? वह मुलाज़िमा को नाश्ता लगाने का कहते हुए खुद आयशा के साथ बाहर आकर बैठ गई। मुझे किसी ने याद किया है क्या? बुराक फ्रेश सा हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन दोनों के पास आकर टेबल पर बैठ गया। इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हें याद करें। आयशा ने नाश्ता प्लेट में डालती हुए उसकी गलतफ़हमी दूर की। तुमसे मैंने बात ही नहीं की। मैं तो अपनी भाभी से बात कर रहा था। क्यों भाभी? बुराक उसकी बातों को किसी खातिर में लाए बिना ज़विश की तरफ मुतवज्जह हुआ। हाँ? हाँ, मैं तुम्हें याद कर रही थी। ज़विश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जिस पर वह जताती नज़रों से आयशा को देखने लगा, जो उसे इग्नोर किए नाश्ते के साथ इंसाफ़ करने लगी। भाई नहीं उठे क्या अभी तक? बुराक के सवाल पूछने पर ज़विश के चलते हाथ अचानक रुके थे, और फिर वह कुछ कहती इससे पहले सीढ़ी से उतरते ज़ावियार को देखा। ग्रे टी-शर्ट और स्याह ट्राउज़र पहने हुए था, जिसके बाल माथे पर बिखरे हुए वह जाज़िब नज़र लग रहा था।
वह खामोशी से आकर टेबल पर बैठ गया और जविश जो पहले ही नाश्ते की प्लेट पर झुकी हुई थी, ज़ावियार के आते ही वह मज़ीद प्लेट पर झुक गई। ज़ावियार ने उसे देखा जो पूरे नाश्ते उसे देखने से भी कतरा रही थी और नाश्ता करते हुए वह वहाँ से उठकर जाने लगी जब बुराक ने उसे रोका। भाभी, आप और आयशा भी तैयार हो जाएं, फिर हम चारों हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है। वह बुराक को जवाब देकर अपने कमरे की तरफ चल दी। ज़ावियार अपने कमरे में दाखिल हुआ जहाँ बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे और ड्रेसिंग की लाइट ऑन थी, मतलब वह तैयार होने के लिए ड्रेसिंग में गई थी। वह खामोशी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब वह बाहर आया, एक नज़र दोबारा ड्रेसिंग को देखा जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और वह अंदर नहीं थी। एक नज़र स्टडी में देखा उसने, वहाँ भी मौजूद नहीं थी, यानी वह इसके बाहर निकलने से पहले ही नीचे भाग गई थी। ज़ावियार अपना सर झटकता कमरे से बाहर निकल गया। भाभी चलें? आयशा ज़विश का हाथ पकड़े हुए अंदर से बाहर ले जाने लगी जहाँ बुराक गाड़ी के पास खड़ा था। भाभी, आप और भाई आ जाना, मैं और आयशा जा रहे हैं, बुराक ने कहते हुए फातिमा को इशारा किया जो गाड़ी में बैठने जा रही थी। एक साथ चलते हैं ना? वह अचानक आयशा की गाड़ी में बैठने से पहले बोल उठी। क्यों, आपको भाई से डर लगता है क्या? बुराक के अंदाज में शरारत थी जिसे जविश ने समझते हुए एक घूरी से उसे नवाजा और फिर वह तीनों जावियार का इंतजार करने लगे। जावियार ने आते ही अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली जिसकी वजह से जविश पिछला दरवाजा खोले अंदर बैठने लगी थी, लेकिन बुराक उसके बैठने से पहले ही खुद बैठ चुका था। क्या है? जविश ने हल्की आवाज में गुस्से से बुराक से पूछा जिस पर वह कंधे उचकाते दांतों की नुमाइश करने लगा। और जविश एक नज़र उसे घूर के आगे की सीट पर बैठ गई जिसके बैठते ही गाड़ी सुल्तान मेंशन की हदूद से बाहर निकल गई। वह चारों अस्पताल के वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे जब अंदर से आती कुछ आवाज़ों से वह समझ चुके थे कि अंदर कौन है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़विश अंदर जाते ही अहमद साहब के गले लगी जिस पर उन्होंने भी मोहब्बत और खुशी से उससे हाल अहवाल पूछा। अहमद साहब के मिलने के बाद वह हाजरा बेगम से मिली और फिर रेहाना बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई। ज़ावियार भी दोनों से मिलने के बाद महनूर के सर पर हाथ रखते उससे सलाम करने के बाद वहीं रखी बेंच पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। बुराक दोनों से खुश दिली से मिलते हुए आगे बढ़ा जहां मैनूर की नजर उस पर गई। च्यूटी, वह हल्की आवाज में कहती हुए उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। तमीज नहीं है सलाम करने की। वह सख्त तेवर लिए हल्की आवाज में उससे गोया हुई। क्यों, सलाम करना मुझ पर ही फर्ज है क्या, तुम नहीं कर सकती? वह भी उसी के अंदाज में मुखातिब हुआ। बाहर से तुम आए थे ना, तो तुम्हें सलाम करना चाहिए। महनूर ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कोई बाहर से आता है तो उठ के उससे सलाम करना चाहिए? तुम बड़ी हो या मैं? बुराक ने उसे सवाल पूछा। तुम बड़े हो। वह बेजारी से उसके बेतुके सवाल का जवाब देने लगी। तो असुलन तुम्हें ही सलाम करना चाहिए। तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने कि अपने से बड़े को सलाम करना चाहिए? और यह कौन-सी किताब में लिखा है कि छोटों को ही सलाम में पहल करनी चाहिए? माहिनूर ने ज़िद होते हुए उसे घूरा। बुराक सुल्तान की किताब में। वह सुकून से अंदाज में कहते हुए पीछे टेक लगाकर बैठा, जबकि उसकी इस तरह की ढिठाई से तंग होते हुए वह बिना कुछ बोले गुस्से से रुख फेर कर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? ज़विश ने मुतफक्किर लहजे में रेहाना बेगम के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस इन डॉक्टर्स को बोलो मुझे अब डिस्चार्ज कर दें। रिहाना बेगम को अस्पताल में रहकर कोफ्त होने लगी थी। अम्मी, डॉक्टर्स को अच्छे से पता है कि आपकी तबीयत का। उन्हें जब सही लगेगा वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ज़ावियार ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत से कहा। बेटा, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ एक दिन और रही तो लाज़मी बीमार हो जाऊँगी। वह बेबसी से कह रही थी क्योंकि अस्पताल में दवाइयों की बदबू से वह सख्त तंग आ चुकी थी। अरे बेगम, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बस आज का दिन है, फिर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मेहताब साहब ने अपनी बेगम की हालत देखते हुए कहा और उनके कहने की देर थी कि रिहाना बेगम के चेहरे पर बेज़ारी गायब हो चुकी थी और अब वहाँ खुशी थी। शाम का वक्त था। सुबह से अस्पताल में रहने के बाद वह पांचों इस वक्त अस्पताल की कैंटीन में चाय पीने के गर्ज से बैठे हुए थे। रिहाना बेगम और मेहताब साहब को वह रूम में चाय दे आए थे और हाजरा बेगम और अहमद साहब घर लौट गए थे। अलबत्ता माहनूर अभी तक अस्पताल में ही थी जिसे जविश ने अपने साथ रोका हुआ था। सर, मैडम, आप लोगों की चाय, वेटर ने चाय की ट्रे उनके सामने रखते हुए बताया और वहां से चल दिया। फातिमा ने ट्रे से एक एक कप उठाकर सबके सामने रखे। इतनी ज़्यादा चाय क्यों दे रही हो उसे? बुराक ने मायनूर के सामने रखी कप को देखते हुए हैरत से फातिमा से पूछा। क्या मतलब भाई, इतनी ज़्यादा? आयशा को उसकी हैरत की समझ ना आई जो एक कप चाय को इतनी ज़्यादा कहती। यार चिटी सी तो है वह, अगर उस कप में डूब गई फिर? हल्का कहकर लगाते हुए उसने कहने के बाद माहिनूर को देखा जिसका चेहरा गुस्से के बाद सुर्ख हो चुका था। जविश, उसको बोलो खामोश हो जाए। वह सख्त गुस्से से कहती जविश से मुखातिब हुई। बुराक, नहीं तंग करो यार। अपनी हंसी बमुश्किल रोकते मसनूई गुस्से से बुराक को कहने लगी। भाभी देखे तो सही एक बार, अगर ये डूब गई फिर अंकल आंटी को क्या जवाब देंगे? वह बज़ाहिर मुतफक्किर लहजे में कह रहा था लेकिन आंखों में शरारत वाज़ेह थी जिस पर टेबल पर बैठे आयशे और जविश को
आयशा और ज़विश को अपनी हँसी कंट्रोल करना मुश्किल लगी। महनूर ने दोनों को देखा जो उसके ऊपर हँस रही थी। ज़ावियार भाई, वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए ज़ावियार से मुखातिब हुई। मतलब साफ था कि अब ज़ावियार उसकी साइड ले। बुराक, अब कुछ नहीं कहना मेरी बहन को। ज़ावियार ने रौबदार अंदाज में बुराक को तंग करने से मना किया। जी भाई, फर्माबरदारी से कहते हुए उसने महनूर को देखा जो उसे ही आंखों से इशारा कर रही थी कि मज़ा आया अब। जिस पर बुराक ने एक मुतमईन मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए अपनी चाय पर ध्यान दिया। मम्मा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कुछ चाहिए हुआ मुझे, मैं खुद ले लूँगी या फिर मेहताब यहीं है। तुम लोग सब जाओ अब अपने-अपने कमरे में सो जाओ। सुबह से मेरे साथ अस्पताल में थक गए होगे। रेहाना बेगम ने प्यार से ज़विश को जवाब देते हुए आखिर में सबको जाने का कहा क्योंकि वह चारों अस्पताल से आने के बाद से उनके कमरे में बैठे उनसे बातों में लगे हुए थे और साथ में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनकी डाइट और दवा का भी ख्याल रख रहे थे। ठीक है मम्मा, आपने दवाई ले ली है, अब आराम करें। ज़ाविया ने उठते हुए अपनी माँ के सर पर बोसा दिया और फिर रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। उसके जाने के बाद बुराक और आयशे भी अपने-अपने रूम में चले गए। ज़विश बच्चे, आप क्या सोच रही हैं? मेहताब साहब ने ज़विश को देखते हुए पूछा, जो ज़मीन पर नज़रें टिकाए किसी सोच में डूबी हुई थी। नहीं, कुछ नहीं। मेहताब साहब की आवाज़ पर चौंकते हुए उसने अचानक जवाब दिया, सब ठीक है ना? मेहताब साहब ने मुतफक्किर लहजे में दरियाफ्त किया। जी बाबा, सब ठीक है। वह बस मम्मा की तबीयत की वजह से थोड़ी टेंशन में थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहाना बनाया। शब्बा खैर। वह दोनों की तरफ देखते हुए कहते रूम से निकलकर अपने रूम की जानिब चल दी। रूम का हल्का दरवाज़ा खोल के उसने अंदर झाँका, जहाँ कोई वजूद न दिखाई दिया, जिस पर वह एक लंबी सांस लेते हुए रूम में दाखिल हुई। अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए उसने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली, जहाँ अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वह अपने कपड़े लेते हुए ड्रेसिंग में चली गई। आरामदायक लिबास पहनने के बाद वह ड्रेसिंग से बाहर आई, जहाँ रूम की लाइट ऑफ थी, जिस पर उसने सुख का सांस लिया कि वह सो चुका है। उसी सोच के साथ वह हल्के कदम उठाते हुए बेड पर अपनी साइड की जानिब बढ़ रही थी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अपने पीछे से आती आवाज़ पर उसके उठते कदम रुके थे और वह अचानक पलटी थी, जहाँ ज़ाविया स्टडी रूम के दरवाजे के साथ हाथ सीने पर बांधे टेक लगाए खड़ा था। मैंने कब इग्नोर किया आपको? 2 कदम उसकी तरफ उठाते वह अनजान लहजे में पूछने लगी। तो तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया? वह आईब्रो उचकाए उससे पूछने लगा। नहीं। कंधे उचकाते हुए नज़रें चुराते उसने साफ जवाब दिया। ज़विश, वह कहते हुए उसके करीब आया और उसका हाथ थामे बेड पर ले जाके उसके साथ बैठ गया। वजह जान सकता हूँ इग्नोर करने की? ज़ावियार की आँखों में इल्तिजा थी। क्या वजह बताऊँ मैं तुम्हें? ये सब इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था तुमसे। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, जो नज़रें ज़मीन पर मरकूज़ किए बैठी थी और ज़ावियार के इस सवाल पर उसने नज़रें ज़मीन से हटाते हुए ज़ावियार को देखा और उसके इस तरह देखने पर ही ज़ावियार को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। ज़रविश, तुम्हें किस बात का डर है? वह उसके दोनों हाथ पकड़े मोहब्बत से पूछने लगा। और इस तरह पूछने पर ज़विश का दिल चाहा वह अपना सारा खौफ ज़ाहिर कर दे, लेकिन दिमाग ने नफ़ी की थी। वह बिना जवाब दिए उसे देख के सोच रही थी जब उसकी आवाज़ पर दोबारा होश में आई थी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वह उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। मैं अपनी बात कहते हुए वह रुकी थी और उसकी तरफ देखा जो आंखों में उसके जवाब का इंतज़ार लिए ही उसे देख रहा था। मैं दोबारा अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती। वह मध्यम आवाज़ में बस इतना ही बोल पाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा दिल दोबारा टूट जाएगा? ज़ावियार के इस सवाल पर न चाहते हुए भी ज़विश की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं मोहब्बत के इन दिनों को भी जानती हूँ जब खुशी से पैर ज़मीन पर नहीं टिकते, जब दुनिया जहाँ की तवज्जो और सुकून मुझे हासिल था और मैं मोहब्बत के इन दिनों से वाकिफ़ हूँ जब दुःख साँस पर भारी था और तकलीफ से आँसू नहीं रुकते थे। मैं अब तक उस तकलीफ से पूरी तरह बाहर नहीं निकली। मैं दोबारा उस सब तकलीफ से दो चार नहीं होना चाहती। बेदर्दी से अपने आँसू साफ करते हुए वह किस तकलीफ से ये सब बोल पाई, यह सिर्फ़ वही जानती थी कि दिल में जो दर्द था वो दोबारा से जाग उठा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें दोबारा वह सब तकलीफ सहनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे मोहब्बत रास नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है। मैं जिससे मोहब्बत करूँगी वो मुझे अपना आदी बनाकर छोड़ देगा। मैं वह दर्द दोबारा नहीं बर्दाश्त करना चाहती। तुम नहीं जानते जिस शख्स को आपने अपना सब कुछ माना हो, जिसे आप अपनी हर खुशी में शामिल करते हो, जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर किया हो, अगर वह मुश्किल वक़्त में आपका साथ देने से इनकार कर दे तो दुनिया के हर शख्स और उनकी मोहब्बत से यकीन उठ जाता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी तंग होती हुई महसूस होती है। मैं दोबारा मोहब्बत नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मुझ में हिम्मत नहीं है वह सब बर्दाश्त करने की। अब की बार अगर टूटी तो मर जाऊँगी। मैं नहीं चाहती मैं किसी से अटैच हूँ। मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे पाऊँगी। वह कहते हुए उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए पीछे को हुई। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। ज़विश, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। ज़ाविया ने अपनी उँगली की पोरों से उसके आंसू साफ करते हुए उसे अपने करीब तर किया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत करते रहना पसंद है।
किसी भी बदले की तमन्ना किए बगैर, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो उसे प्यार से अपनी बात समझा रहा था। ज़विश, मैं तुमसे कभी भी अपनी मोहब्बत का बदला नहीं माँगूँगा, क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती, या तो हो जाती है, या तो नसीब में लिखी होती है। किसी के लिए रिज़्क की तरह और किसी के लिए रोग की तरह। फिर फ़र्क नहीं पड़ता हासिल हो या ला हासिल। क्यों करते हो तुम मुझसे इतनी मोहब्बत? वह बेसाख्ता ही ये सवाल कर बैठी थी। इस कराए अर्ज़ पर कुछ चीज़ों की तख़लीक़ फ़क़त इसलिए की गई है कि उनसे शदीद मोहब्बत की जाए, जैसा कि तुम्हें मेरे लिए, और खुदा ने तुम्हें मेरे निकाह में डालकर मुझ पर तुम्हारी मोहब्बत फ़र्ज़ कर दी है। कैसे मुमकिन है कि मैं तुमसे मोहब्बत न करूँ? वह भारी और मोहब्बत भरे अंदाज़ में उसे जवाब दे रहा था। मेरा माज़ी जानने के बाद भी इतनी मोहब्बत क्यों? वह अब रोना बंद करके नॉर्मल बैठे उससे सवाल पूछने लगी। जब चुन लिया जाता है तो माज़ी मायने नहीं रखता, किरदार पर तबसरे नहीं किए जाते, गुज़री हुई वाबस्तगियाँ नहीं पूछी जाती, सिर्फ़ खुश-आमदीद कहा जाता है। वह अब उसे अपने दिल का हाल सुना रहा था, क्योंकि उसे वाक़ई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने बैठे वजूद का माज़ी कैसा था। फ़र्क पड़ता था तो इस बात से कि हाल में वो उसकी है, और वह इस लड़की से इश्क करता है। तुम मुझे कभी खुद से मोहब्बत करने के लिए मजबूर तो नहीं करोगे? ज़विश के इस तरह सवाल करने पर वह इस्तहज़ाइया मुस्कुरा दिया। डरो नहीं, मैं तुम पर अपनी मोहब्बत मुसल्लत नहीं करूँगा। तुम्हें अपने फ़ैसले लेने का पूरा हक है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम कब तक मेरा इंतज़ार करोगे? वह सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम वादा तो करो आने का। मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार में गुज़ार सकता हूँ। और अगर मैं ना आऊँ तो? अल्फ़ाज़ थे न जाने क्या, ज़ावियार की धड़कनें बेसाख्ता ही रुकी थीं। उसने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। वह भले उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन उसके साथ तो थी। उसकी दस्तरस में थी। अगर वह न हुई तो? उसके आगे सोचने से उसके दिल और दिमाग ने नफ़ी की थी। सतकूनीन आमक नदबत फ़ी क़ल्बी, तो तुम मेरे दिल पर सबसे गहरा दाग होगी। वह एक आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब देता है, लेकिन ज़विश के चेहरे और सवालिया नज़रों को देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसे उसकी कही बात समझ में नहीं आई। छोड़ो इन सब बातों को, हम पहले की तरह नॉर्मल भी तो रह सकते हैं ना? वह मान भरे लहजे में ज़विश को देखता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए सर बात में हिलाती है। अच्छी बात है, अब तुम सो जाओ, रिलैक्स होकर, काफ़ी लेट हो गया है। उसे वक़्त का एहसास दिलाते हुए कहता है, और खुद भी उठकर सोने जाता है। ज़विश एक सुख का साँस लेती है, क्योंकि उसने कल से अपने दिल में रखे तमाम खौफ को आज निकाला था। और ज़ावियार से बात करने के बाद वह अब काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। एक नज़र ज़ावियार पर डालते ही वह खुद भी कम्फ़र्टर ओढ़े सो जाती है।